नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें मिलती है खबर A to Z, क्योंकि हर खबर के पीछे की असल खबर को समझना जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। 5 दिसंबर की तारीख कई सारे राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में उपचुनाव के वोटिंग के नाम थी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो तारीख को लंबे समय तक लोगों को याद रखेगा। आज कांकेर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। झारखंड पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनको हिरासत में लेने का आज प्रयास किया। बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा करने लगे, चारों तरफ से पुलिस को घेरा। आखिरकार बिना उनको लिए झारखंड पुलिस लौटी है। पूरा ड्रामा क्या था, देखें आप। हंगामे की ये तस्वीरें कांकेर के हाराडोला गांव की हैं, जहां आज झारखंड पुलिस पहुंची। झारखंड पुलिस ने ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन को घेर लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। करीब 1 घंटे तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। इसके बाद झारखंड पुलिस को ब्रह्मानंद नेताम को छोड़ना पड़ा और झारखंड पुलिस खाली हाथ ही कांकेर लौटी। ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने की खबर के बाद कई बड़े नेता नेताम के पास पहुंच गए। पूरा षड्यंत्र है और षड्यंत्र करके जमानत होने के बाद भी, हाईकोर्ट के गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद भी गिरफ्तार करने आना ये षड्यंत्र है। वहीं आज झारखंड हाईकोर्ट ने ब्रह्मानंद नेताम को बड़ी राहत दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने नेताम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दूध का दूध और पानी का पानी, सत्य बोलते हैं ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। आज सत्य पर विजय हुई है। कुल मिलाकर आज का दिन हंगामेदार रहा और देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है और यहाँ नतीजा क्या निकलता है। तो आपने देखा कि कैसे कांकेर में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दोपहर होते होते जब ईवीएम लॉक हो रही थी, तब उस वक्त सारा ध्यान, सारा फोकस इस पूरी खबर के ऊपर आ गया। सवाल ये, एक तरफ पुलिस को चैलेंज तो दूसरी तरफ हिरासत का इतना विरोध सड़क के ऊपर। आखिर आगे इसमें क्या क्या हो सकता है, डिकोड करते हैं। मतदान अब हो चुका है, नतीजों का इंतजार है। 8 तारीख को नतीजे बता देंगे कि जनता भरोसा किस पर करती है, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे पर हार के डर का इल्जाम लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर चुनाव प्रचार के बीच में ब्रह्मानंद नेताम पुलिस हिरासत में होते तो बीजेपी की दिक्कतें इसमें बढ़ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको न्यूज डिकोड के बीच वाले अंकों में हमने बताया कि ब्रह्मानंद नेताम भले ही आज चीजों से आगे आ जाएं, बच जाएं, लेकिन फिर उनको कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने ब्रह्मानंद नेताम को फौरी तौर पर राहत दी है, लेकिन नेताम पर गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटक रही है। नेताम को अब पुलिस की जांच में सहयोग देना पड़ेगा। बात निकली है, दूर तक जाएगी, लेकिन इस बात के मायने जनता ने कैसे निकाले हैं और जनता ने कितना साथ दिया है, यह आपको कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक्शन अवतार में हैं और लगातार हैं। आज मुख्यमंत्री अचानक से सीहोर जिले के दौरे पर गए और विकास कार्यों में जरा सी भी खामी देखने पर जमकर फटकारा। सीहोर और हरदा के दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान फिर एक्शन मोड में नजर आए। सीएम को अचानक देखकर हड़कंप मच चुका था। उन्होंने सीहोर के अलग अलग सरकारी संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया, साथ ही जनता से सीधे बात की। सबसे पहले वो पीडीएस दुकान पर राशन वितरण की जानकारी लेने पहुंचे। कमिश्नर, कलेक्टर और अधिकारियों की मौजूदगी में जनता से बात कर राशन वितरण की समीक्षा की। इसके बाद सीएम सीहोर जिले की सड़क मार्ग से नर्मदा पुल पार कर हरदा के चीपानेर गाँव पहुँचे। यहाँ नर्मदा पुल पर बन रही सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। काम में खामी को देखकर नाराजगी जताई और समय पर गुणवत्ता पूर्वक काम करने के निर्देश दिए। इस दौरे में सीएम के अलग अलग अंदाज दिखे। सीएम सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में औचक निरीक्षण के दौरान एक सरकारी स्कूल पहुंचे और बच्चों की क्लास ली।
उन्होंने बच्चों के साथ बैट और बॉल में हाथ भी आजमाए। तो ये पूरी खबर आपने देखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग मूड में और एक्शन में नजर आए। आखिर इन सब के पीछे जो कुछ परिलक्षित हो रहा है वो क्या है, समझते हैं। शिवराज सिंह चौहान की अब तक की राजनीति को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो एक बात पूरी तरह साफ है कि वो खुद को जनता से जोड़े रखने का हुनर जानते हैं। साथ ही संगठन से मिले फीडबैक इस पर भी अमल करते हैं। सहृदय संवेदनशील सीएम की छवि उनकी लंबे वक्त से रही है। जनता के बीच में वो खुद ही रहते हैं, लेकिन सख्त और कुशल प्रशासक के तौर पर स्थापित होने के लिए पहले मॉर्निंग मीटिंग्स का एक लंबा दौर चला। जिला प्रशासन में कसावट लाने के लिए वहां भी फटकार लगाते हुए नजर आते थे प्रतिदिन। औचक निरीक्षण और तत्काल एक्शन, अब ये नए स्टेप हैं। जाहिर है आम लोग एक्टिव नेता या एक नायक वाली छवि के नेता को पसंद करते हैं। शिवराज खुद विकास कार्यों का निरीक्षण कर यही बात सिद्ध भी करना चाहते हैं कि वो प्रदेश के विकास को कतई हाशिए पर जाने नहीं देंगे। उसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हैं, खुद समर्पित हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं। शिवराज सिंह चौहान को सत्ता में वापसी करनी है और ऐसे में सभी से ये वो उम्मीद करते हैं कि सब अपना काम करें और वो खुद भी इसमें कोई चूक नहीं चाहते। एक बात और भी तय है कि जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और पिछले 2018 के चुनाव में जिस अंदाज में जनता ने झटका दिया था, वो खुद भी नहीं चाहते कि पार्टी के भीतर से प्रशासनिक तौर पर या एंटी इनकम्बेंसी के नाते कोई भी नुकसान उनको या उनकी पार्टी को चुनाव में हो, और ऐसा करने के लिए वो अभी से खुद जमीन पर मुस्तैद है। अगली खबर है भारत जोड़ो यात्रा से, जो मध्य प्रदेश में 12 दिन पूरे करने के बाद अब वहां से राजस्थान चली गई है। आज मध्य प्रदेश से गुजरकर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के पड़ाव पर पहले दिन दिखी, प्रवेश कर चुकी है। झालावाड़ में यात्रा का जमकर स्वागत हुआ है। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता कमलनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सभी एक अलग रंग में नजर आए, डांस करते दिखाई पड़े। हर दिन भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें नेशनल सुर्खियों में रहा करती हैं और आज की जो राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों वाली तस्वीर थी वो वही है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं राहुल गांधी के साथ, और साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलात कम नहीं है। वहां भी कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भारी समस्याओं से, अंतर विरोधों से जूझ रही है, लेकिन उमंग, उत्साह और एकजुटता का कांग्रेस का नारा, इसे कामयाब दिखाने के लिए प्रतिदिन इस तरह की तस्वीरें यात्रा से जुड़ी सामने आती हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज राहुल गांधी के साथ धर्म और आध्यात्म के मुद्दे पर बहस करने या शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। इस पर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने चुनौती को एक्सेप्ट किया। कहा कि वो भले ही ज्यादा जानते हो, लेकिन मैं बहस करने के लिए तैयार हूं। जवाब क्या आया, रिपोर्ट में देखें। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीएचपी को, आरएसएस को और बीजेपी को। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दावा किया कि राहुल गांधी बीजेपी, आरएसएस और वेप नेताओं से कहीं ज्यादा धर्म और आध्यात्म को समझते हैं। कमलनाथ ने खुली चुनौती दी कि बीजेपी, आरएसएस इस विषय पर राहुल गांधी से बहस कर ले तो ये बात साबित हो जाएगी कि किसके पास ज्यादा ज्ञान है। मंत्री विश्वास सारंग ने चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि वो राहुल गांधी से बहस को तैयार है। हालांकि मंत्री विश्वास सारंग की इस चुनौती को कांग्रेस ने ये कहकर खारिज कर दिया कि विश्वास सारंग राहुल गांधी के कद के नेता नहीं है। कमलनाथ जी ने यदि ये चुनौती दी है तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। बस कमलनाथ जी को अब ये स्वीकार करना पड़ेगा और राहुल गांधी आए और हिंदू धर्म पर मुझसे बहस करें। विश्वास सारंग की इतनी हैसियत नहीं है राहुल गांधी के बराबर। मैं कहना चाहता हूँ अगर उन्हें चुनौती देना है तो अगर धर्म के बारे में तो हमारे पार्टी के नेता पीसी शर्मा जी से बहस कर लें। कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भले ही एमपी से गुजर गई हो, लेकिन उसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक और कांग्रेस यात्रा के दौरान राहुल के धार्मिक अवतार को मिशन 23 में कैश कराने की कोशिश में है।
राहुल को धर्म और आध्यात्म का ज्ञानी बता रही है, तो बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व वाली पिच पर चुनाव में सिर्फ वही बल्लेबाजी करे। तो साहब, शास्त्रार्थ के नाम पर एक नई जंग छिड़ गई। आखिर राहुल पर इस तरह के राजनीतिक हमले बीजेपी क्यों करती है और बीजेपी के इन हमलों पर कांग्रेस के काउंटर का कितना असर हो चला है, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन सच यह है कि भारत में पिछले 2-3 दशकों से आप देखें, हिंदुत्व राजनीति के, खास तौर पर चुनावी राजनीति के केंद्र में है। धार्मिक प्रतीकों का जमकर सियासी इस्तेमाल पहले भी हुआ है, लेकिन अब तो यह अनिवार्य हिस्सा बनता दिख रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर एंटी हिंदू होने के आरोप लगाती आई, तो कांग्रेस पार्टी ने भी हिंदुत्व तो अपनाया, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस पार्टी ने यही काम आगे बढ़ाया। राहुल ने नर्मदा आरती का हिस्सा बनाए, महाकाल जी के दर्शन किए, साष्टांग दंडवत प्रणाम की। बीजेपी इस बात को कतई पचा नहीं पा रही, उनको चुनावी हिंदू बताती है। शास्त्रार्थ की बात केवल जुमलेबाजी है, वास्तविकता में इस बात का तब्दील हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस हम स्वयं अपनी डिबेट में एक दूसरे नेताओं को देखते हुए देखते हैं। लेकिन मूल बात यह कि हिंदुत्व को आप अपना तो रहे हैं, शास्त्रार्थ की आप चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन खुद इसके लिए कितने तैयार हैं। इधर हर चुनाव में एक बड़ा वर्ग नए वोटर्स का होता है। लोकतंत्र के महापर्व में जो पहली बार वोट डाले हैं, ऐसा मानते हैं कि उन पर काफी हद तक दारोमदार है चुनावी नतीजों का। 18 साल पूरे होने वाले युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है, तो फिर पार्टियां उनको अपने पाले में लाने के लिए क्या क्या करती हैं, इस रिपोर्ट में देखें। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहली बार वोटर बनने जा रहे युवाओं पर फोकस रखकर काम कर रही है। बीजेपी ने हर बूथ पर कम से कम 100 नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने का लक्ष्य तय किया है। निर्वाचन आयोग 8 दिसंबर तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कर रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने वार्ड स्तर पर 5 लोगों की टोली बनाई है, जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और सुधरवाने के काम में सहयोग देगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण जो बूथ पर काम करते हैं, जो फील्ड में सीधे काम कर रहे हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षण का काम दिया गया है, इसको करना ही है। हमने अपने जो पूरा संगठन का ढांचा है, इसको तेजी से इस काम में जुटने के लिए आग्रह किया है और आने वाले समय में और तेजी के साथ में कार्यकर्ता जुटेंगे। युवाओं को जोड़ने के लिए भाजपा की प्लानिंग पर कांग्रेस भी नजर बनाए है। हालांकि इसके पिछड़े जाने पर कांग्रेस के अपने तर्क हैं। लोगों को मतदाता सूची के संबंध में काम दिए गए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग ब्लॉक स्तर के ऊपर काम दिए गए हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो पार्टी उसका फीडबैक ले रही है। 2 दिन बचे हुए हैं, उनको भी पूर्ति कराई जाएगी और हम कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी मतदाता सूची को दुरुस्त कर हर पोलिंग बूथ पर 51% मत हासिल करना चाहती है। बहरहाल भाजपा की कवायद क्या रंग लाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तो बीजेपी की पहली बार मत देने वाले युवाओं के ऊपर नजर है। क्यों ये खास होता है, ये अभियान कितना महत्वपूर्ण पार्टी के लिए, जरा इसको भी डिकोड कर लें। बीजेपी के कार्यकर्ता नए वोटर्स के नाम जुड़वाने, सुधरवाने, इन सब में मदद करेंगे। जाहिर सी बात है कि इससे फर्स्ट टाइम वोटर्स प्रभावित होंगे। उनको अभी से लगेगा कि एक पार्टी है जो उनके इस काम को भी अपना मानती है। बीजेपी इसी बहाने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं तक सीधे पहुंच भी पाएगी। उसके पास एक सॉलिड डेटा होगा। पहली बार वोट डालने वाला वोट को लेकर काफी एक्साइटेड रहता है और ऐसा माना जाता है कि वो जरूर जाता है वोट करने। और ऐसे में बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता युवा वोटर्स तक बीजेपी की रीति नीति और उसकी जानकारी को भी पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी का ये अभियान पार्टी के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से काफी फायदेमंद रह सकता है। और ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी ऐसा हो चुका है और इस तरह पार्टियों के प्रयास हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी मनवांछित लीड ले पाएगी, यह देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस भी यूथ के ऊपर काफी फोकस करती। बलरामपुर से जबरन धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया। बीमारी ठीक करने का भरोसा दिलाकर धर्म बदलवाया जा रहा था। देखें आप। बलरामपुर के ग्राम पंचायत जमीरा पाठ में एक परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। दरअसल ग्रामीण शिवा अगरिया की पत्नी फूलमती की तबीयत काफी दिनों से खराब है। इलाज के बावजूद फायदा नहीं हो रहा। आरोप यह है कि 2 लोग शिव अगरिया के घर बाइबल लेकर पहुंचे
और धर्म परिवर्तन करा लेने पर सारे दुख दूर हो जाने की बात कही। इतना ही नहीं, ग्रामीण के घर चंगाई प्रार्थना भी की गई। इस बात की जानकारी स्थानीय और हिंदू युवा मंच के सदस्यों ने पुलिस को दे दी। उनके तरफ से रिपोर्ट आया है कि हम लोगों को प्रलोभन दे करके ये जो है इस धर्म को अपनाओगे तो आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तथ्यों की जांच करके उनको प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करवाने संबंधी अपराध पंजीबद्ध सामरीपाट थाने में किया गया और उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ गांव में अभी भी अंधविश्वास चरम पर है। इसी का फायदा उठाकर भोले भाले ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा भी सुना भी, चंगाई सभा घर पर कराई जा रही थी। अब सवाल उठता है कि ये चंगाई सभा होती क्या है जिसको करा के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। दरअसल ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले पास्टर अक्सर बीमार लोगों के बीच जाकर इस बात का प्रचार करते हैं कि वो उनकी बीमारी ठीक कर देंगे और इसके लिए वो प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं जिसमें ईसा मसीह से बीमार शख्स को ठीक करने की प्रार्थना की जाती, गुजारिश की जाती और इसी को चंगाई सभा कहते हैं। चंगाई सभा बड़े स्तर पर भी होती हैं और सालाना भी होती हैं। इसमें कथित तौर पर स्वस्थ हुए लोग आकर प्रार्थना से अपने ठीक होने का अनुभव साझा करते हैं और दावा किया जाता है कि कितने हजार लोग इसका प्रभाव ले रहे हैं। कुल मिलाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चंगाई सभा एक बहुत बड़ा जरिया है और इसके जरिए बेबस बीमार लोगों तक धर्म परिवर्तन की बात पहुंचाई जाती है और एक वर्ग आरोप लगाता है कि यहां उन पर दबाव बनाया जाता है, चाहे वो मानसिक तौर पर हो चाहे किसी और तौर पर। चलिए, आज का एक और महत्वपूर्ण दिन है। आपको पता है कि देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जैसे गुजरात, हिमाचल, और वहां अब वोटिंग के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। तो इसके बाद ही अनुमान का एक क्रम शुरू होता है। यहां भी अनुमान आ रहे हैं। गुजरात में, हिमाचल में नतीजों के लिए आपको 8 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल के जरिए सर्वे एजेंसियां नतीजों का एक अनुमान लगाना शुरू कर चुकी हैं, जो आप आज शाम से देख रहे हैं। आज तक और एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल ये दर्शा रहा है कि गुजरात में भाजपा को 129 से 151 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 16 से 30 सीटें, आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटों का अनुमान है और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल गई। इसी तरह इंडिया न्यूज और जन की बात, इनका एक एग्जिट पोल सामने आया है जिसमें बीजेपी को गुजरात में 117 से 140, कांग्रेस को 51 से 34, आम आदमी पार्टी को 13 से 6 और अन्य को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रिपब्लिक भारत और पी-क्यू के मुताबिक बीजेपी को गुजरात में 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीट मिल सकती हैं। 3 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। TV9 ऑन द स्पॉट का सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 128 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, कांग्रेस को 45, आम आदमी पार्टी को 4 और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं टाइम्स नाउ और ETG का एक अनुमान है जो ये कहता है कि गुजरात में भाजपा को 139, कांग्रेस को 30, आप को 11, अन्य को 2 सीटें मिलेंगी। यानी ज्यादातर एजेंसियां गुजरात में भाजपा की वापसी का संकेत दे रही हैं। दूसरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखें तो आज तक और एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज और जन की बात कहता है कि बीजेपी को 32 से 40, कांग्रेस को 27 से 34, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां खाता नहीं खुलता पाते हैं। 1 या 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। रिपब्लिक और पी-क्यू, उनका आंकड़ा है भाजपा को 34 से 39, कांग्रेस को 28 से 33, आपको 1 और अन्य के खाते में 4। जबकि TV9 ऑन द स्पॉट ने बीजेपी को 33, कांग्रेस को 31, अन्य को 4 सीटें जीतने का अनुमान प्रकट किया है। टाइम्स नाउ और ETG का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 38, कांग्रेस को 28, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में बहुत साफ साफ संकेत नतीजों को लेकर नहीं है। कांग्रेस बराबर की टक्कर देती दिख रही है, वन साइडेड मामला नहीं रह सकता। लेकिन गुजरात में बीजेपी की एक बार फिर वापसी के खुले और स्पष्ट संकेत मिले हैं, जबकि वहां आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में बहुत अच्छा किया था और अब की बार उससे भी उम्मीद वहां से चमत्कारों की थी, लेकिन ऐसा कम से कम अनुमानों में प्रकट नहीं होता कि चमत्कार जैसी कोई स्थिति बन रही। लेकिन
जनता ने तय किया है, आपने तय किया है, लोगों ने तय किया, और क्या तय किया है यह 8 को पता चलेगा। यहां छत्तीसगढ़ में भी भानु प्रतापपुर की जनता ने सारे हो हल्ले हंगामे के बीच में किस पर मोहर लगाई है, किस पर विश्वास जताया, 8 तारीख तक उसके लिए आपको और हमको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल न्यूज डिकोड के लिए बस कल तक का इंतजार। कल फिर आपसे यही मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।